अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम में आखिरकार फाल हो ही गए। गुज़िश्ता रोज़ NA-15 मानसहरा में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म बनने नहीं बल्कि इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। जबकि आज नवाज शरीफ ने लाहौर में अपने रवायती हल्का NA-130 का दौरा किया। मानसहरा और लाहौर के दोनों हल्के नून लीग का मजबूत गढ़ रहे हैं और अब भी इन नशिस्तों पर नवाज शरीफ की जीत का वाज़ेह इम्कान है। नून लीग के अहम लीडर्स नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की अपनी अपनी नशिस्तों पर जीत का वाज़ेह इम्कान है। मगर इंतखाबात में देखने की बात यह होगी कि नून लीग की मुल्क भर खास तौर पर पंजाब में कौमी असम्बली की 141 नशिस्तों में कारकर्दगी क्या है। 2018 के इंतखाबात के मुश्किल हालात में भी नून लीग पंजाब से 64 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 66 नशिस्तें ले सकी थी। अब की बार PTI ना सिर्फ अपने इंतखाबी निशान से भी महरूम है बल्कि ज़ेरे इताब भी है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ अब मुकम्मल तौर पर फाल है। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट में सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ के दौर में माशी कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया गया है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतरीन माशी कारकर्दगी दिखाई। नवाज शरीफ ने माशी मुश्किलात में PTI और पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया सर्वे में बानी PTI 57% और नवाज शरीफ मकबूलियत में 52% पर है, जबकि गुज़िश्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ है। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इख्तिदार के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। तहम इंतखाबात जीतने के बाद किसी जमात के लिए भी आगे का सफ़र इतना आसान नहीं होगा। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अब्सार आलम और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट नवाज शरीफ के लिए कबूलियत भी दिखाई दे रही है। क्या नून लीग अपने दम पर अक्सरियत हासिल कर पाएगी? अब जब मैं अपने दम पर कह रही हूं तो इससे पहले कि पैनल इस पर आरा की तरफ जाए, अपने दम से मुराद यह है कि मद्दे मुकाबिल गायब है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी है। ताख़ीर से शुरू होती इंतखाबी मुहिम है। मंशूर का अब तक अता पता नहीं है। हसन निसार साहब, क्या अपने दम पर अक्सरियत मिलेगी? क्योंकि अगर वो अक्सरियत होगी तो कोई माशी मंसूबे कामयाब हो पाएंगे? फिर भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। खैर एनीवे, वो और बात है, वो बड़ा संजीदा मामला है। उसके लिए इकोनॉमी की बेसिक कोई समझ बूझ और शुद्ध बुद्ध ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है 36% वगैरह, तो भाई ठीक होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन गलियों, बाज़ारों, चेहरों और खल्के खुदा की ज़बानों पर तो इसके बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल उलट है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट। अच्छा, अब ब्लूमबर्ग पे बदरिया डॉलर्स को इल्हाम उतरा हो तो आई डोंट नो। रह गया अपने दम पे अक्सरियत हासिल करना। तो पहले मुझे आयशा आप ये बताएं कि दम कहाँ है? एक दुम है जो हिल रही है सर्कस के शेर की। अब उसके नतीजे में कुछ हो आ जाए तो वो तो उसके लिए आई एम श्योर एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड एंड एक्सपेक्टिंग। कोई ऐसी बात नहीं। चूँकि प्रैक्टिकली मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी हालत ये है, इनकी सियासी हालत, जैसे मुर्गी को ज़िबा करके ड्रम में, पता नहीं कभी आपने ये मंजर देखा है कि नहीं, ड्रम में फेंकते हैं ना जब ज़िबा करने के बाद, तो शोर मचाती है वो, खुद नहीं फड़फड़ाती है वो। हसन निसार साहब, कतई कलामी की इजाज़त दीजिएगा। आपने जो सियासी हालत की बात की, मैंने ऊपर 2018 का हवाला भी दिया, जब 141 में से इन्होंने 64 नशिस्तें लीं और PTI ने 66 लीं। क्या सियासी हालत 2018 से भी बुरी है इस वक्त? देखें आशा, अब इकोनॉमिक्स में कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न। ये मैं इशारों से समझा रहा हूँ। इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक, उस वक्त ये कांस्टेंट रिटर्न के इर्द गिर्द घूम रहे थे, अब डिक्रीजिंग रिटर्न। ये मेरा असेसमेंट गलत होगा। पाकिस्तान की बदकिस्मती है अगर ऐसा होगा, लेकिन जाहिर है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो राय दे सकता हूँ, मैंने दे दिया आपको। जी
ठीक है जी। इफ्तिखार साहब, सियासी मुखालफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ की माशी कारकर्दगी बेहतरीन रही, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है। ऊपर परसेंटेज वाइज जो उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ उसकी भी बात हुई। अब आज के पाकिस्तान या ग्राउंड रियलिटी का रुख कर लेते हैं। एक है माशी अदम इस्तेहकाम, महंगाई रिकॉर्ड बुलंदी पर है, बेरोजगारी है, अफराते ज़र है, IMF का बेल आउट पैकेज मौजूद है। क्या इन चैलेंजेस से नवाज शरीफ साहब निमट पाएंगे? अगर वो अक्सरियत ना पास हुई तो क्या वो अक्सरियत अपने दम पर मिल पाएगी? अक्सरियत मिलनी चाहिए। अब ये बातें आप कर रहे हो ना, अगर इस माशी बदहाली से बचना है और इस पर काबू पाना है तो फिर हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी। ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए कि वो जो मांगे तांगे की नशिस्तों पे बना ली जाए और फिर वो लोग खिसकने शुरू हो जाएं और फिर कोई धरना 2013 की हुकूमत बने 2014 में एक धरना आ जाए, तो ऐसे नहीं चलेगा। और ये मैं सब लोगों को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अगर इस खेल में लोग कोई पढ़ना चाहते हैं तो वो हम सब की तबाही होगी। और ये जो लोगों के ज़हन में है ना कि ए को नुकसान होगा या बी को, नहीं जनाब, अगर आने वाली हुकूमत नाकाम हो गई और वो डिलीवर ना कर पाई, जब हम डिलीवरेंस की बात करते हैं, डिलीवरी की बात करते हैं, तो हम इक़्तिसादियात के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरा 24,000 रुपये का बिल आया गैस का, मैं नहीं दे सकता। और ये अगर मैं उसके पिछले महीने का बिल देखूं तो मैं हैरान हो गया हूं कि ये क्या मैंने वो कमर्शियल यूज़ करना शुरू कर दिया इसका। तो ये अगर मुझ जैसा आदमी चीख रहा है तो जो आम आदमी है वो चीख नहीं रहा। अगर वो चीख रहा है और आप एक कमज़ोर हुकूमत को लाना चाहते हैं तो आप इस मुल्क में क्या करना चाहते हैं? आप इस मुल्क के साथ और कोई मजाक करना चाहते हैं? तो मैं ये समझता हूं कि हमें अब संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। मिलेगी वो अक्सर जिसे आपने बिल्कुल मिलेगी वो तमाम फैक्टर्स जो मैंने मिलेगी। आपने लफ्ज़ उठा लिया मकबूलियत, कबूलियत, अक्सरियत, इसमें माकूलियत की बात नहीं है। माकूलियत की बात यह है कि पाकिस्तान की अगली हुकूमत भला किसी को भी बने, वो हुकूमत होनी चाहिए और उस हुकूमत को अपना वक्त पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। वो कैसे बनती है? वो वोटों के ज़रिए बनेगी और आपके सामने बनेगी। और हमें ये अब इतराज़ होगा कि इन वोटों के ज़रिए बनने वाली हुकूमत में क्योंकि हम नहीं हैं तो हम इस हुकूमत को नहीं मानते। तो आपका ये रवैया पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होगा क्योंकि माशी हालात बहुत ख़राब है। मैंने आपको बताया कि बिजली के बिल नहीं दिए जा सकते, गैस का बिल नहीं दिया जाता, रोज़मर्रा की सब्ज़ी ख़रीदते वक्त आदमी हैरान और परेशान हो जाता है कि ये क्यों महंगी हो गई है। तो गवर्नेंस का फुकदान है। अगर आप इस खराबी के अंदर और ख़राबी पैदा करना चाहते हैं डिबेट ये करके ये इन एक किस्म के लफ्ज़ों की, तो मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ क्योंकि उस दुआ में मैं भी शरीक हूँ। अगर तबाह हुआ तो मैं भी तबाह होऊंगा, अगर तबाह हुए तो वो लोग भी तबाह होंगे जो इस किस्म की गैर यकीनी सूरत को पैदा करने के लिए दिन रात कोशिश हैं। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में जलसे करते हुए बार बार सियासी मुखालिफ सिर्फ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ यानी नून लीग को गर्दान रहे हैं और खूब बोल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वो चौथी मरतबा वजीर आजम बन गए तो आपको अंदाजा नहीं है क्या होगा। और फिर माजी की नज़ीरें लगते हुए चूंकि आज के जुमले वो कहते हैं नवाज शरीफ को इंतकाम का मौका नहीं मिला, मिल गया तो जेल सुपरिटेंडेंट से जज तक सबसे इंतकाम लेगा। सियासी कारकुनों से इदारे के लोगों तक से इंतकाम लेना नवाज शरीफ की आदत है। क्या इस बार नवाज शरीफ को पूरा मैंडेट नहीं दिया जाएगा या पूरा मैंडेट मिल जाएगा? यो से सॉरी, ये सवाल रिपीट कीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज एकदम से बंद हो गई थी। क्या आपने दरमियान का कमेंट सुना बिलावल वाला? जी, बिलावल वाला कमेंट ठीक है। तो क्या नवाज शरीफ को पूरा मैंडेट नहीं मिलेगा या वो पूरा मैंडेट हासिल कर पाएंगे या उनको अक्सरियत मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे हैं बार बार? बहुत बेहतर सवाल मेरे ख्याल में। और देखिए, इससे मैं इसका जवाब ब्लूमबर्ग इकोनॉमी की जो सर्वे है उसी से शुरू करना चाहता हूँ। आपने एक हिस्सा बताया उसका जिसमें आपने कहा कि पिछले 6 माह में नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत 36% से 52% तक चली गई, 36% इंक्रीज हुई, जबकि इमरान खान 57% पे अभी भी कायम है ब्लूमबर्ग के मुताबिक। ब्लूमबर्ग ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही गहरी एक ऑब्जर्वेशन और सर्वे किया है और वो ये है जिसे कहता है वो मिजरी इंडेक्स। ये मिजरी इंडेक्स क्या है? ये असल में जो आजकल की इकोनॉमी है आपकी, उसके अंदर वो ये कहता है कि जो इन्फ्लेशन की हालत है और जो जॉबलेसनेस है यानी जो बेरोजगारी है, जो कीमतों की ज्यादती जो है, इन्फ्लेशन और फिर बेरोजगारी, इन दोनों का मिला के जब वो सर्वे करता है तो वो कहता है कि फिर देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो मिजरी इंडेक्स के ऊपर
सबसे लो रेटिंग आती है, यानी 14.5%। उनके ज़माने में इन दोनों को जब तनाजुर बनाया जाएगा इन दोनों का, तो उसके अंदर सबसे कम मिजरी होगी 14.5%। इमरान खान की 16.1% होगी, यानी 1.5% और ज़्यादा इनसे, और पीपल्स पार्टी की 17.2% होगी। अब मुझे बताइए कि जहां पर इफ्तिखार साहब जो जिक्र कर रहे थे बिजली और गैस के बिलों का, और उस इन्फ्लेशन का जो कि 44-45% पे जा पहुंची है, और वहां पे जब मिजरी इंडेक्स में 1.5% का फर्क भी नहीं आ रहा, तो फिर उस सूरत में हम कैसे कह सकते हैं कि ये आदमी उससे बहुत बेहतर होगा? ये मिजरी इंडेक्स असल में ज्यादा बेहतर रिफ्लेक्शन है हमारी इकोनॉमिक डायलेमा की और इकोनॉमिक मुश्किलात की, हमारी मुआशी मुश्किलात की, और आने वाली हुकूमत को कितना बड़ा चैलेंज है। ये तो एक साइड पे हो गया। अब सियासी लेवल पे बात कर लेते हैं। आपने जिक्र किया कि क्या नवाज शरीफ साहब के साथ वो उनको इससे फायदा उठा पाएंगे मकबूलियत और कबूलियत के साथ? देखिए, दो चीजें होती है ना, हमने कल भी जिक्र किया, स्ट्रक्चर्स और सेंटिमेंट। स्ट्रक्चर्स पीपल्स इसके मुस्लिम लीग नवाज के कमाल के हैं, यानी आप अंदाजा लगाइए, उसको मैं डिफाइन करूं, तंजीम, अरेंजमेंट, बंदोबस्त, तीनों की तीनों चीजें इस वक्त सब उनके हक में है। गलियां सुंजियां, बिच मिर्जा यार फिर रहा, कोई शक की बात नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उसके खिलाफ खड़ा है एक सेंटिमेंट, और वो जो सेंटिमेंट है वो उसके मुखालिफ में। तो इस वक्त इसीलिए 52 और 57% इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पंजाब का जो मार्का है वो इस वक्त स्ट्रक्चर्स और जज्बात के बीच में है। जबरदस्त। अब हमारे दोस्त या हम सब ये कह रहे हैं कि काश की ये जज्बात और स्ट्रक्चर्स इकट्ठे हो जाते। एक साइड के तो स्ट्रक्चर खत्म होकर रह गए, जिस तरह भी हो गए खत्म हो गए, अब उनके पास सिर्फ जज्बात रह गए। अब यहां पे जज्बात किसी तरीके से क्रिएट करने हैं इस तरफ, ये हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये डिसाइड करेगा कि वो 64 रहेंगी या 85 हो जाएंगी या 130 हो जाएंगी, ये जज्बात डिटरमिन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो मामलात जा रहे हैं, और जब हम शक्लें देखते हैं लोगों की, जो जज्बात सुनते हैं, जो बातें सुनते हैं, उसके अंदर जज्बात का इस वक्त आरी होना वाज़ेह नजर आता है। इसलिए स्ट्रक्चर्स और जज्बात का मुकाबला है, और यही सबसे बड़ी मुश्किल होगी दोनों साइड्स के लिए। उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास जज्बात नहीं है जो कि इनको इस तरह की लीड दे सकें जो इसका सवाल जिस तरह आप इशारा कर रही हैं। ठीक हो गया। अब सार साहब, अगर हालात ऐसे बने, शहजाद साहब कह रहे हैं कि वहाँ इस चीज़ की कमी और यहाँ इस चीज़ की कमी, तो फिर एक हंग पार्लियामेंट दिखती है जहाँ आपको बैसाखियाँ चाहिए होंगी हुकूमत साजी के लिए। बानी PTI अब जेल में बैठ के बार बार पछताते हैं कि मुझे उस वक्त हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, और गलती करार देते हैं। नवाज शरीफ हंग पार्लियामेंट के तहत वजीर आज़म बनना चाहेंगे, हुकूमत लेना चाहेंगे, आएंगे इस तरीके से, या वो बार बार जिस बात का जोर देते हैं अपने दम पर वो अक्सरियत लेकर आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो कल एक बात हुई थी ताहिरुल कादरी के बारे में, और आपने बताया था कि उस वक्त राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म थे और मैंने कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी, तो वो मेरी गलती थी, आप दुरुस्त कह रही थी। और उमर ने भी बाद में मुझे मैसेज पे भी बताया, मैंने डबल चेक किया, तो वाकई उस वक्त राजा परवेज़ अशरफ ही वज़ीर आज़म थे जब ताहिरुल कादरी साहब पहली दफ़ा धरना लेके आए और माल लेके चले गए। अब आपका सवाल ये है कि देखिए, मैं इसको किसी और तरीके से देखता हूँ। बात यह है कि हम शायद सब माजी में उलझे बैठे हैं, और हम ये समझते हैं कि जैसे माजी में इंतखाबात की वो चलती थी, लोगों का जो रिस्पांस होता था जल्द से जुलूस वगैरह, अब शायद मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी तब्दीली आ रही है लोगों के रवैयों में भी। ज़रूरी नहीं है कि लोग सड़कों पे निकलें और बैनर ही बनाएं। अब मोबाइल फ़ोन की वजह से हर इंफॉर्मेशन लोगों के पास घर बैठे उनके फ़ोन पे गर्म ठंडे कमरों में पहुंच जाती है। असल चीज़ देखनी होगी 8 फरवरी को कितने लोग बाहर निकलते हैं, किसके लिए निकलते हैं। वो मैं समझता हूँ कि जज्बात भी और स्ट्रक्चर भी, दोनों चीज़ें ही लोगों को बाहर निकाल सकती हैं, और वो निकलेंगी। मेरा ये असेसमेंट है, प्रेडिक्शन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि लोग बाहर निकलेंगे, जज्बात वाले भी और स्ट्रक्चर वाले भी, और जज्बात वाले जज्बात की वजह से निकलेंगे, स्ट्रक्चर वाले स्ट्रक्चर की वजह से निकलेंगे ज़रूर। और बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है जो इस वक्त कि एक ना एक सियासी जमात को अक्सरियत मिल जाएगी। असल चैलेंज ये नहीं है कि नवाज शरीफ हंग पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म बनना कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर मेजॉरिटी आ गई किसी एक जमात की और वो उस जमात का वज़ीर आज़म बन गया, तो असल चैलेंज उस सियासी जमात के लिए नहीं होगा। देखिए, बात थोड़ी सी खुल के करनी चाहिए। इस वक्त जो कशमकश है वो सिविल और मिलिट्री के दरमियान है। पोलिंग डे वाले दिन रेगिंग नहीं हो सकेगी,
सीधी सी बात है। जो कुछ वोट जितना संदूकचियों में पड़ेगा उतना ही बाहर निकलेगा, और उस पर कोई सिस्टम ना बैठा तो जो मैंडेट लोग दें वो मैंडेट 5 साल पूरा करे, और जिस तरह का उनका मंशूर है, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उसमें रुकावट ना बने बल्कि उसकी सपोर्ट बने। अगर फाफा कुटने का किरदार अदा करना मीडिया ने बंद कर दिया, नेक्सस इस मुल्क को तबाह कर जाता है। ये नेक्सस नहीं होना चाहिए, ये एक कोऑपरेशन होना चाहिए। आप तनकीद जो करनी मीडिया ने वो करे, लेकिन मीडिया अगर झूठ और नफरत फैलाएगा, तासुब फैलाएगा किसी भी सियासी लीडरशिप के खिलाफ, वो इस मुल्क की वहदत को नुकसान पहुंचाता है, और वो इन्फ्लुएंस करता है उन लोगों को जो फैसला कुन जगहों पे बैठे होते हैं। और मैं हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ कि वो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मीडिया के प्रोपेगेंडा से, और इतना इन्फ्लुएंस होते हैं कि फिर वो कल्ट बन जाते हैं, कल्ट का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर वो वापस दुरुस्त नहीं हो सकते। लेकिन उसका नुकसान मुल्क को क्या पहुंचता है वो आपके सामने है। आपने ब्लूमबर्ग का जिक्र किया, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पिछले 25 साल में नवाज शरीफ एक दफा इलेक्शन लड़ा है, बिल्कुल ऐसा, सिर्फ 4 साल के लिए हुकूमत की है उसने। अब आप बाकी सारे तज्जिए कर लें जितने करने हैं इस बुनियाद पे कि बाकियों ने क्या किया 25 साल में। कौन कौन था 25 साल में इस मुल्क में हुक्मरान? वो 21 साल का हिसाब कौन देगा? 4 साल का तो नवाज शरीफ से आप ले लें। तो अगर ब्लूमबर्ग ने कह दिया, बजाय ब्लूमबर्ग के खिलाफ पत्थर उठा के भागने के, हमें फैक्ट्स देख के खुद तज्जिया करना चाहिए कि इस मुल्क में है क्या, किसी ने किया क्या। निकालें ना सबका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, जिसको जिस कॉस्ट पे लेके आया गया, कबूलियत उन्होंने किया क्या है जब सब साथ थे। तो मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आए, आप जो भी आए, सब उसको अगर वो गलत रास्ते पे चलते हैं सब उसको समझाएं, अगर सीधे रास्ते पे चलते हैं सब उसके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। अगर अवाम का जो इफ्तिखार साहब जैसा अमीर आदमी अगर मजबूर हो गया बिजली का बिल देने में, तो सोचे मेरे जैसे इधर गरीब का क्या हाल हो रहा होगा। इसलिए लोगों को कुछ थोड़ा सा सुकून आने दे, ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे लोग। वो कैमरामैन भी मुस्कुरा रहे हैं मेरी बातें सुन के कि ये अपनी बात गरीब कह रहे हैं तो मेरा क्या हाल होगा। तो ये लोगों को आगे बढ़ने दे, लोगों की जिंदगियों को चलने दें, बेहतरी तभी आएगी जब ये पानी रुका हुआ चलेगा। तो चलें जी, इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था हमें माकूलियत की बात करनी चाहिए, हमें माकूलियत की बात करनी चाहिए, और माकूलियत की बात यह है कि जियो और जीने दो और निज़ाम को आगे जाने दो, और जो ये आज़ाद इलेक्ट होके आ रहे हैं इन पे नज़र रखो। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। यहाँ पे जितने कंपैरिजन किए गए उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, शहजाद साहब ने पहले भी कही, वो स्ट्रक्चर्स और जज्बात का कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक जगह पर स्ट्रक्चर्स मौजूद है, एक जगह पे जज्बात। अब भी आप माशाल्लाह से आप सब लोगों ने बहुत से इलेक्शन सामने विटनेस किए होंगे और दोनों चीज़ों को ही देखा होगा। हसन साहब, आपकी राय में हावी कौन सी चीज़ होती है? उस दिन का आपका स्ट्रक्चर सुबह से लेकर शाम तक वोटर को पहुंचाना, या आपके जज्बात के कुछ है या नहीं है, वोटर खुद ब खुद पहुंचेगा? ख्याल में स्ट्रक्चर वर्सेस अगर मैं जज्बात रखूं, इमोशंस, तो किसका पलड़ा हावी होगा? हसन साहब नहीं है। शहजाद साहब, अभी फिर अब मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। आपने ये जो रखा सामने स्ट्रक्चर्स वर्सेस जज्बात, यहाँ पे पैनल की राय है कि दोनों सूरत में लोग तो बाहर आएंगे, निकलेंगे। आपके ख्याल में पलड़ा किसका भारी रहेगा? देखिए, ये दोनों होनी चाहिए, आइडियली स्पीकिंग दोनों को होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए। इकट्ठे नहीं है ना, भी रहने चाहिए और जज्बात, हाँ, इस वक्त नहीं है ना, इसीलिए तो अगर आप कहते हैं कि ये इलेक्शन ठंडे हैं तो इसीलिए ठंडे हैं ना, कि आपको नजर जो आ रहा है वो ये इसलिए नजर आ रहा है ना, क्योंकि ये दोनों चीजें मिसिंग होंगी किसी भी चीज के अंदर। तो वो जो एंगेजमेंट है अवाम की, हम अवाम की बात तो करते हैं, लेकिन अवाम है किधर, कहाँ पे अवाम? हम अवाम है। मतलब ये सोचने की बात है कि हम टीवी पे बैठ के अपने आप को अवाम बना लेते हैं। मेरी सोच जो है वो अगर किसी से डिसएग्री करती है तो कहते हैं अवाम की सोच डिसएग्री करती है। भाई ऐसा नहीं है, अवाम तो वो है जो साइलेंट अवाम है। तो आप हम सब में से हम सब कहते हैं कि मैं अवाम को तर्जुमानी करता हूं, अवाम अपनी उनकी अवाम की तर्जुमानी कोई भी नहीं करता बदकिस्मती से आज के माहौल के अंदर। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल यह है कि जज्बात जब तक शामिल है, एंगेजमेंट होनी चाहिए। पोलिटिकल पार्टीज का मकसद क्या है? बारहा इस पे हमारे प्रोग्राम में बहस हुई, पोलिटिकल पार्टी ने अवाम की एंगेजमेंट लेनी है, अवाम के साथ एंगेज करना है। जब वो एंगेज करेगी पोलिटिकल पार्टी के साथ, तो फिर जो आवाज पोलिटिकल पार्टी की निकलेगी फिर वो अवाम की आवाज होगी। लेकिन अगर वो दो मुख्तलिफ तरीकों से अलग-अलग एग्जिस्ट करते हैं तो फिर क्या आवाम की आवाज है? फिर तो उस पोलिटिकल पार्टी की आवाज है, उसकी लीडरशिप की आवाज। हसन साहब, आपसे मैं सवाल कर रही थी जो बात होती है स्ट्रक्चर्स वर्सेस जज्बात। एक जगह वो है, एक जगह वो है, दोनों के तहत लोग तो निकलेंगे और अपना अपना वोट कास्ट करेंगे। आपके ख्याल में किसका पलड़ा भारी होगा, जज्बात का या स्ट्रक्चर्स का?
देखें, इस मुल्क में किसका पलड़ा भारी है? 25 करोड़ लोगों को जहन में रखें, 26 जितने भी हैं। देखें, जज्बात मनफी हों या मस्बत, शैतानी हों या रहमानी, वो होते जेन्युइन है। स्ट्रक्चर्स इस मुल्क में हैं जाली, ये हैं 2 नंबर। और एक बात मैं आप ऐड करूं, वो थोड़ी इल्मी बात है। अबसार साहब ने अभी एक बड़ी खूबसूरत बात की कि रुका हुआ पानी जो है चलता रहना चाहिए। आपको एक बात, आपको तो नहीं, खैर माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग सारे, ये अपने व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि शरीयत नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, लफ्ज़ है शरिया। शरिया कहते ही कॉन्स्टेंटली बहते हुए पानी को, जो अगर कुछ वक्त रुक जाए तो इट टर्न्स इनटू करिया। ये बहुत भयानक एक्सप्लेनेशन है जो मैं दे रहा हूं। शरीयत शरीयत करते फिरते नहीं यहां, इनको तो पता ही नहीं। शरिया इज कॉन्स्टेंटली, तफसील इसकी और भी है, उसको छोड़ें। ठीक। कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग वाटर, एंड इफ इट स्टॉप्स फॉर 4 or 5 days, मैं शायद दिन आगे पीछे कर जाऊं, इट टर्न्स इनटू करिया। ठीक। सो आपका स्ट्रक्चर जो है उसका तो वजूद ही नहीं है, वो लंडे का स्ट्रक्चर है, दीमक ज़दा लकड़ी का। जज्बात जेन्युइन है, चाहे गलत हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब मुख्तसर ब्रेक पे जाएं। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, अगर स्ट्रक्चर है ही नहीं है और जज्बात ही जज्बात हैं, तो अल्लाह तबारक ताला हम पे अपना रहम फरमाए और आने वाले दिनों में लोग सही फैसला करें, और जो फैसला लोगों का होगा वो हमें कबूल करना होगा, और वही माकूलियत की बात होगी। दुरुस्त हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से तो अगले मौजू पर गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। 1985 से लेकर अब तक के इंतखाबात पर नजर रखने वाले माहिरीन के मुताबिक 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए पाकिस्तान के शहरों, कस्बों, देहातों, गली मोहल्लों, सड़कों, चौक चौराहों में वो रिवायती जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान के इंतखाबात का खासा हुआ करता था। पाकिस्तान के इंतखाबात पाकिस्तानी मईशत पर भी अपना असर डालते हैं। सियासी जमातें, सियासी रहनुमा और उम्मीदवार अपने अपने हलकों में रोजाना की बुनियाद पर पार्टी दफातर में बैठकें लगाते हैं। खानों, चाय पानी का बंदोबस्त होता है। बैनर्स और फ्लेक्सेस बनाने वालों का कारोबार चमक जाता है। शहरियों की बड़ी तादाद इंतखाबी गहमा गहमी में शिरकत करती है। इस मरतबा रिवायती इंतखाबी गहमा गहमी कम होने की कई वजूहात भी बयान की जा रही हैं। PTI जैसी बड़ी सियासी जमात अमली तौर पर एक सियासी जमात की हैसियत से इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रही। PTI ने लाहौर समेत कई शहरी हलकों में नए वकला को टिकट दिए हैं जिनका अवाम के साथ ज्यादा ताल्लुक नहीं। नून लीग की बात की जाए तो नून लीग के लीडर नवाज शरीफ देर से इंतखाबी मुहिम में शामिल हुए हैं और अवाम अभी भी शहबाज दौर में की गई शदीद महंगाई के नताइज, बिजली गैस के बिलों, आटे, दाल, चावल, घी, सब्जियों की होशरुबा कीमतों की सूरत में अदा कर रहे हैं। मुश्किल माशी हालात में भी इंतखाबी मुहिम से अवामी लाताल्लुकी के बड़े जिम्मेदार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के कई शहरों में रौनक लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी की पंजाब में हालत किसी से ढकी छुपी नहीं है। मजहबी और इलाकाई जमातें भी अपने अपने महदूद पॉकेट्स की हद तक ही महदूद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इंतखाबी मुहिम से अवाम की अक्सरियत की लाताल्लुकी क्या 8 फरवरी के टर्न आउट पर भी असरअंदाज होगी, और अगर टर्न आउट कम रहा तो ऐसे इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत क्या मुल्क के लिए बड़े बड़े माशी और सियासी फैसले कर पाएगी जिनकी इस वक्त मुल्क को अशद ज़रूरत है। पैनल के लिए सवाल, इंतखाबात में सिर्फ 15 रोज शहरों, कस्बों, देहातों, चौक चौराहों में रवायती इंतखाबी गहमा गहमी नहीं, अवाम की अक्सरियत इंतखाबी मुहिम से अदम दिलचस्पी का इजहार क्यों कर रही है? हसन साहब। देखें, पहली बात में आयशा बड़ी दिलचस्प है कि ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से ये जो मेला ठेला ये वो सारा ये हमारा कल्चर है, ये हमारी रूहों में है। एक पंजाबी लाहौरी ख़ास तौर पे मुहावरा है बहुत मकबूल, 12 दरवाजे ते 13 मेले, घर जावा में केड़े वेले। ये इलेक्शन भी बेसिकली एक मेले की सूरत होती थी। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो लाताल्लुकी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, ये बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह ना करे मुझे आपको को महीने 1.5-2 के बाद इलेक्शन के मुझे याद दिलाना पड़े, ये बहुत ख़तरनाक है। लाहौरियों का मिजाज इस तरह का है कि उनको तो मौका चाहिए होता है।
वो पेट में रोटी हो ना हो, ये ठेले मेले के बहुत आदी हैं। एक बात। दूसरी बात, मेरे जो दोस्तों ने बात की है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। इकोनॉमी के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ सियासी इज्तिमा नहीं कर सकेगा। सब इकट्ठे हो जाए भाई बंद बन के, इनका बाप नहीं कर सकेगा। इन्फ्लेशन की इन्फेक्शन इतनी भयानक है जिसके लिए भी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, स्ट्रक्चर। इस मुल्क का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसको रीएड्रेस करना होगा। वो इनमें से किसी में दम नहीं है। कितने फीसद जमीन, कितने 1% लोगों के पास है? 22% है, ये 24%। और शर्म करो, ये नहीं होना, पहली बात। दूसरी बात, अवाम की अक्सरियत माशाल्लाह चश्मे बदूर सदके जमा अवाम दे वो कर रही है जो गुज़श्ता कई सालों से सोच समझ के कर भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं। लिखने में तातुल है पिछले को 1.5 साल। अच्छा, किसी और का पता नहीं, मेरी जरूर सुनी गई है। याद रखें, जब तक जेन्युइन जमहूरियत, लंडे की नहीं, 2 नंबर दूध नहीं, बच्चे को मार देगा। जब तक जेन्युइन जमहूरियत नहीं आती, जमहूर यानी अवाम को इस जालसाज जमहूरियत पर यूं ही 4 हर्फ भेजने चाहिए, ये याद रखना। ना खालिस केमिकल से बना हुआ दूध बच्चे का कातिल है, उससे बेहतर है पानी दो। जमहूरियत के मैं खिलाफ नहीं हूं। जब मुझे बड़ा प्यार आता है इफ्तिखार पे जब ये कहते हैं कि जी यो मैं डेमोक्रेट हूं। भाई मैं भी हूं, लेकिन मैं किधर जाऊं? बाकी छोड़ो, निकलना का। ये बताइए, ये क्यों, मैं जब अवाम, जिसको आप चलें लाताल्लुकी कह लें, अदम दिलचस्पी कह लें, अवाम की है तो क्यों है? क्यों? उसकी वजह है, याद रखना, lack of faith in everything, in everybody, including the environment. ये याद रखना, इस मुल्क के अवाम की नफ्सियात फॉल ऑफ ढाका के बाद बिगड़नी शुरू हुई है। शऊरी तौर पे लोगों को नहीं, बाज़ औक़ात जिंदगी में आपको अंदाजा नहीं होता कि अगर मेरे अंदर ये चीज डेवलप हुई है तो इसका पस मंजर क्या है। इन सो मेनी केसेस, किसी साइकियाट्रिस्ट से, किसी साइकोलॉजी से पूछ लो, बंदा पूरी जिंदगी एक खास फेज में गुजार देता है और उसको ये कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर ये जो डेवलप हुआ है इसके पीछे कौन सा सानेहा था। कौमों को पता नहीं होता बातों का। लैक ऑफ फेथ का सिलसिला वहां से शुरू हुआ, आप उसको मेराज पे ले आए, खत्म हो गई बात। अब सारे दोस्त बार बार कह रहे हैं टाइम मिले, टाइम मिले, टाइम मिले। आई डोंट लाइक नो लीग, लेकिन ये बात ठीक कर रहे हैं। जो भी है उसको झक्का मारने दो, उसका ब्लफ कॉल करो। नहीं होता तो ये लाताल्लुकी, लैक ऑफ फेथ। रियासत होगी मां के जैसी। जब इत्तेदाद साहब ने कहा था तो मेरा रिएक्शन था कि अब भाईजान आप बात ठीक कर रहे हो, लेकिन सुतेली मां के जैसी। तो दिस इज द रियल, ये रिएक्शन है जो बिल्ड हो रहा है और होते होते यहां तक आ गया है। अब सर साहब, रिएक्शन है जो बिल्ड होकर यहाँ पर पहुंचा है, रीजन लैक ऑफ फेथ है। जो हमारी इलेक्शन मुहिम है उसमें कहीं ना कहीं लोग जुड़ ही जाते हैं, किसी ना किसी को फॉलो करते ही हैं। आधे मामला यहाँ सियासतदान या हल्के में जो मुंतखब होकर आता है वो लोगों के हल करता है। आपके ख्याल में इस वक्त बड़ी वजूहात क्या हैं जब चार्ज हो रहा है पॉलिटिकल आपका पूरे का पूरा ग्राउंड, लेकिन अवाम की अक्सरियत की दिलचस्पी दिखती नहीं है? देखिए, ये तो आपका स्टेटमेंट है ना, या कुछ और लोगों का स्टेटमेंट है। बात ये कि हमारे तमाम बड़े पेपर्स के अंदर इस वक्त यही है, आज की खबरों में भी ये खबर रही है, कहीं ना कहीं खबर भी है, तज्ज़िये भी है। खबरों की तरफ आता हूँ कि कितनी खबरें कितनी क्रेडिबल हैं और कितनी सच्ची हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बाइनरी समझ रही हैं आप, ब्लैक एंड वाइट में हो गए हैं लोग। अच्छा। अपना और हम और तुम में, ठीक है, या हमारे साथ है या आप हमारे मुखालिफ हैं। उसमें हजूम में जब अपना महबूब नजर नहीं आता ना तो सारे जहर लगते हैं बाकी के। बात सिर्फ इतनी है कि अभी जिन लोगों का महबूब नजर नहीं आ रहा ना, जिन लोगों को, उनके लिए तो तबाही है, ख़त्म हो गया सब कुछ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स तो जितनी वो गहमा गहमी क्रिएट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उससे ज़्यादा आप ये कैसे, इससे ज़्यादा क्यों नहीं है? उसकी वजूहत हैं। नंबर 1 ये कि 1 साल हो गया पंजाब और KP की असम्बलीज को डिसॉल्व हुआ हुआ है।
एक साल तक तो कोई इलेक्शन मुहिम नहीं चल सकती थी, तो एक डैम्पनिंग इम्पैक्ट होता है वो हुआ है, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं था कि इलेक्शंस होने हैं। ये यकीन जो है ना, यही तो सारा कुछ चलाता है। और इस यकीन में अब आप फिर कहेंगे कि मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं कितने बड़े बड़े एंकर्स और कितने हमारे न्यूज़ वाले जो बड़े न्यूज़मैन बने फिरते हैं और एनालिस्ट बने फिरते हैं, कितनी बार उन्होंने ये कोशिश की, खबर नहीं दी, कोशिश की कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए, मुलतवी हो जाएंगे। कहा ना, कल तक हो रहा था ये, कल तक 2 हफ्ते पहले इंतखाबात के इस मुल्क में बेयकीनी फैलाई जा रही है कि इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे। तो जब ये सूरत हाल हो, उसमें आप कहती हैं गहमा गहमी क्यों नहीं है? लोगों को यकीन ही नहीं है। हमने यकीन रहने नहीं दिया लोगों का किसी भी बात पे। हसन निसार साहब ने बड़ी अच्छी बात की, फेथ की। भाई फेथ को रहने तो है किसी का। हम तो उनको इतनी तारीख पिक्चर पेंट करते हैं कि वो बेचारे सोचते हैं हम घर से बाहर निकलें भी कि ना निकलें। अब इस्लामाबाद में कल उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी, खौफ की अलामत, यहाँ खौफ का आलम था। मैं भी सोच रहा था यार बाहर निकलूँ कहीं धमाका ही ना हो जाए मेरे ऊपर। अब जब आप इतना खौफ फैला देते हैं, मुसलसल बेयकीनी फैलाते हैं, पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम जितना है और इसके बावजूद हम सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो ये भी कोई अल्लाह की रहमत है। और दूसरा हमारी ब्लैक इकॉनमी है, वरना हमारी इकॉनमी सारी वाइट होती और इतनी बेयकीनी सियासी और माशी होती तो हम कभी का कोलैप्स कर चुके होते, बैंकरप्ट हो चुके होते। अभी भी खैर कोई इतने हमारे कौन सा बैंकरप्ट ही हैं। तो ये जो बेयकीनी फैलाई जाती है इस मुल्क में, और बार बार ये कहा जाता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं हो सकते, और बड़े बड़े जो आपने जिनका कहा है कि न्यूज़ वाले लोग और एनालिस्ट उन्होंने फैलाई है ना, वो ज़रा सा पटाखा कहीं फूटता है, वो शुएब मलिक और सना की शादी हुई है तो वो कहना शुरू हो जाएंगे कि जी इंतखाबात मुलतवी हो जाने चाहिए। अब तो ईरान के साथ एक प्रॉब्लम हुआ, अल्लाह का शुक्र है हमने बड़े अच्छे तरीके से, मेच्योर तरीके से हमने हैंडल किया, लेकिन उस पर फ़ौरन आगे अपना वो तमाशा लेके कि इलेक्शन मुलतवी करो, इलेक्शन तफरीक पैदा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इलेक्शन तफरीक तब पैदा करते हैं जब अवाम का फैसला कबूल न किया जाए। अवाम का फैसला कबूल करें तो यही माकूल बात है। दुरुस्त हो गया जी। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक आजाद साहब और इफ्तिखार साहब क्या राय रखते हैं? 8 फरवरी कोई बड़ा पेशखैमा तूफान का भी साबित हो सकता है, अगर कम अदद लोगों की दिलचस्पी है तो लोग निकलेंगे भी नहीं। ये दोनों किस तरह देखते हैं इस ब्रेक के बाद? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब आपकी जानिब आऊंगी। अदम दिलचस्पी के हैं या ला ताल्लुकी के हैं? जो बात ऊपर दोनों पैनलिस्ट ने की है, फेथ, यकीन एक सवालिया निशान बन गया है जो कहीं ना कहीं पब्लिक को, अवाम को सिस्टम्स की तरफ देखने नहीं दे रहा, या उस इलेक्शन की तरफ उनकी मायूसी है, या वो नहीं समझ रहे कि उनका वोट वहाँ से निकलेगा जहाँ वो डाल रहे हैं। अब आप इसको कैसे रीड करते हैं? जो बज़ाहिर अदम दिलचस्पी है, किसी बड़े तूफान का पेशखैमा भी हो सकती है कि यहाँ पर बहुत बड़ा टर्न आउट आए, या आप समझते हैं ये ट्रांसलेट हो जाएगी खामोशी उस दिन डब्बों के पास भी? अच्छा, एक तो जो हसन भाई ने और अब्सार ने अपने तज्जिया दिया है ना, मेरे ख्याल में अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में बहुत माकूल, बहुत अच्छा और मुकम्मल तज्जिया। मेरा ख्याल है कि बहुत गहरी उसके अंदर बातें हैं, सबके सुनने और सीखने वाली। मैं जिस तरीके से देखता हूँ इस चीज़ को, मैं अपना आपको बताता हूँ। देखिए, दंगल का ऐलान हो चुका है, दंगल का, और बिसात बिछ चुकी है, ग्राउंड तैयार है, स्टेडियम को तैयार करते हैं ना दंगल के लिए। अच्छा, अब तारीख आनी है जिस दिन आना है वो दंगल होगा, और खौफ ये पैदा हो गया है कि तमाशाई उस दिन मैदान में आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि अगर तमाशाई नहीं आते तो जिन्होंने एहतमाम किया है और जो मुंतजिम हैं उनकी हार हो जाएगी कि ये कैसा हुआ कि हमने इतना बड़ा दंगल, उसका इतना ऐलान भी किया और तमाशाई देखने नहीं आए। ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। अब इशू ये है कि तमाशाई अगर नहीं आते तो फिर किसकी हार है, कौन हारेगा, कितना नुकसान होगा, और अगर आ गए और कितने आए तो ये डिटरमिन करेगा कि अच्छा कितना इंटरेस्ट रह गया या नहीं रह गया। और दूसरी बात, ये जो तमाशाई हैं ये किस तरफ को आएंगे, ये एक और खौफ पैदा होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें जब आपके सामने आती हैं तो आप ये देखते हैं कि यानी तमाशाइयों के ऊपर डिपेंडेंट है इस वक्त, कि तमाशाई आ गए तो मैदान सज गया, तमाशाई आ गए तो रौनक लग गई, तमाशाई आ गए तो जो आपने इतना बंदोबस्त किया उसका वाह हो जाएगी, और तमाशाई हो सकता है कि ना भी आए। ये उससे ग्राउंड के साथ और एक दंगल के साथ, ये किसी भी और चीज के साथ आप इसका कोरिलेशन कर सकते हैं। और वो जो तमाशाई नहीं आएगा तो वो क्यों नहीं आएगा, उसको शुनीद ये है कि सिर्फ एक टीम मैदान में उतरी है,
कि मैदान में शायद एक ही टीम उतरी है और दूसरी टीम शायद ना आए। अच्छा, अब अगर इस गुस्से के साथ आता है कि अगर आता है और इस गुस्से के साथ आता है कि अच्छा मैं आऊंगा तो मैं दूसरी टीम जितने भी 2 बंदे होंगे 4 होंगे मैं उनके हक में आऊंगा और तमाशाई बन के नहीं आऊंगा, न्यूट्रल बन के नहीं आऊंगा, तो वो फिर एक और खौफ की अलामत क्रिएट हो जाएगी आपके लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये असल में तमाशाइयों पे अब डिपेंडेंट है। आपका सवाल ये इतना, मैं समझता हूं कि कलीदी और इतना गहरा सवाल है जो कि डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान का सियासी और मुआशी और मुआशरती मुस्तकबिल क्या बनने जा रहा है। चाहे उसका सफर आप 1971 से शुरू करें जो हसन निसार साहब कह रहे थे, या उस फेथ की बात करें जो कि अफसार साहब कह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं पे रखना पड़ेगा। लेकिन उस फेथ की जिम्मेदारी सिर्फ मैं, अफसार या इफ्तिखार साहब या हसन साहब नहीं कर सकते, या आप नहीं कर सकती। ये और बहुत से पाकिस्तान के इस वक्त कलीदी लोग बैठे हैं जिनको ये यकीनी बनाना है कि लोगों का फेथ कायम और दायम रहे। क्या उनका रोल, उन सब का रोल, चाहे वो जहां भी बैठे हैं, अदालतों में हैं, अदालतों से बाहर हैं, किसी और जगह पे बैठे हैं, इदारों के अंदर बैठे हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं, मुंतजिम हैं, उन सब का रोल इस किस्म का है कि कोई फेथ रह गया हो लोगों का। और अगर नहीं होगा तो छोटी सी बात कहिएगा, ये जब आपने आखिरी बात कही सबको मिला के क्या फेथ है, क्या वहां कहीं से भी कोई कोशिश हो रही है कि इसको फेथ को बनाने पे, मतलब जाहिर बात है इस वक्त एक परसेप्शन भी मौजूद है, लोगों का ओपिनियन भी मौजूद है, नई नस्ल का भी ओपिनियन परसेप्शन सामने पिछले 15-20 साल की सिर्फ मुख्तसर अभी की तारीख की बात कर ली जाए, क्या उस परसेप्शन पर भी काम हो रहा है, उस फेथ के लिए भी काम हो रहा है? मेरा ख्याल है कि काम नहीं हो रहा, समझ नहीं पा रहे लोग। मैं कह रहा हूं कि ये नई सियासत है, नई दुनिया है, नई पौध है, ये नए लोग हैं। इन नए लोगों के साथ पुराने तरीकों से मामला नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर सोचा ही नहीं जा रहा, यानी कन्वेंशनल सोच का तरीका है। तो मेरा अपना अंदाजा यूं है कि क्योंकि हम इस खेल में बहुत पीछे रह गए हैं, हमसे मुराद वो जो कि 50, 55, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, हम पीछे रह गए हैं। हम उस जगह पहुंच नहीं पाए जहां पर आज पाकिस्तान की आधी आबादी और खासतौर पर आधी इलेक्ट्रेट 50% बैठी हुई वोट करना चाह रही है। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा जरा बहुत टची मोमेंट है, मुश्किल भी वक्त है, बहुत मुश्किल और भयानक वक्त भी हो सकता है। दुआ ये करनी चाहिए। देखिए इस चीज में बचाएगी क्या चीज, अब से लेके 10 फरवरी तक, 9 फरवरी तक एक बिल्कुल शफाफ तरीका इंतखाब जो जिसमें कोई क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी रह जाए किसी चीज की, ताकि लोगों का फेथ कायम और दायम रह जाए। अब से लेके 9 फरवरी तक तो कम से कम अब से पकड़ लें, जो हो गया सो हो गया, अब का रास्ता जो है उसको अपना लिया। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब मैं आपकी जानिब आऊं, 8 फरवरी के मैदान का इन्हिसार तमाशाइयों पर शहजाद साहब कहते हैं, यानी कि वोटर डिसाइड करेगा। जो सियासी माहौल इस वक्त मौजूद है, आप टर्न आउट को किस तरह से रीड आउट कर रहे हैं? जिस तरीके की सरगर्मियां हो रही हैं, एक्टिविटीज हैं, चार्ज हैं, स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, अवाम कितना जुड़ पा रहे हैं 8 फरवरी के लिए? अगर मीडिया का रवैया ये रहा जो है, तो फिर तो मुझे नज़र नहीं आता कि 40% तक भी टर्नओवर हो। हम इस बात को संजीदगी से नहीं ले रहे कि मीडिया का रोल क्या है, और जब हम मीडिया के रोल की बात करते हैं तो फिर देखना पड़ेगा वो लोग कौन हैं, वो उनका ताल्लुक कहाँ से है, किस से है, उनकी सियासी वाबस्तगियाँ क्या हैं और गैर सियासी वाबस्तगियाँ क्या हैं, वो किसके कहने पे खेल कर रहे हैं। इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन नहीं होंगे, ये बात आप पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं, और हम जैसे नालायक 6 महीने से कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन ना होने वाली कहानी जो आज भी अगर की जाए, टुडे जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कौन फैला रहा है सारी कहानी को? आपने को हवाला दिया कुछ अखबारात का, तो उसमें छप रही, कौन है वो लिखने वाले, उनकी क्रेडिबिलिटी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप और मैं बैठ के यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, लाखों लोगों को हम गाइड करेंगे या उनको हम उलझा देंगे? सर हम फैक्ट सामने रखेंगे, है या नहीं है ऐसा? फैक्ट्स ये हैं कि आप ज़मीनी हकाइक के करीब नहीं हैं। ज़मीनी हकीकतें ये हैं कि कराची से लेके खैबर तक तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी अपनी बसात के मुताबिक इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुकी हैं। इसमें वो जमात भी शामिल है जिसकी बहुत दुख दर्द है कि वो नहीं है, वो भी एक्टिव हैं। मैं एक हकीकत की बात करना चाह रहा हूँ, देहातों में, शहरों में, हल्का में सियासत की एक्टिविटी शुरू है। आज से 72 घंटे पहले आप ये बात कहती हैं और ये जो आप हवाले दे रही हैं, तो शायद मैं कहता कि आप दुरुस्त कह रही है। मैं कह रहा हूँ कि 40% वोट
पड़ता हुआ मुझे नज़र आता है। और अगर मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि अगर 25% पड़ा तो ये नाकामी होगी। किन की नाकामी होगी? जो मुंतज़िम हैं, जो अभी हमारे एक दोस्त ने कहा। अगर मुंतज़िम हार गए तो फिर क्या होगा, इसके बारे में मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। ये मैं छोड़ देता हूँ 8 फरवरी तक कि लोग क्या करते हैं। कम टर्नआउट का जिम्मेदार मुंतज़िम रहेगा। लोग बेस्ट जज हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। लोग बेहतरीन फैसला करेंगे। लोग अपनी अक्ल के मुताबिक, अपने शऊर के मुताबिक, अपने गिर्द जो सियासी सूरत हाल और समाजी हाल और माशरती सूरत हाल है उसके हवाले से फैसला करेंगे। मसला सिर्फ ये है कि इलेक्शन के अंदर बड़े जलसे इंपॉर्टेंट आपके ख्याल में है। बड़े जलसे शुरू हो गए हैं, ठीक है, सब कर रहे हैं। अच्छा। और सब करेंगे। इवन खुद एक जमात जिसको आप कहते हैं वो एक्टिव है बड़ी अपना खैबर पख्तूनख्वा में, यानी कि वो बड़ी सी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं। सियासी माहौल मौजूद है। मेरा ये कहना है, आज जब मैं बात कर रहा हूँ खैबर से कराची तक सियासी माहौल शुरू हो रहा है। अभी 10-1 दिन के बाद देखिएगा कि सियासी माहौल कहाँ तक पहुँचता है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर वोट 25% पड़े तो वो फिर सोचें जो मुंतज़िम थे। 25% तो फिर आज तक टर्नआउट ही रहा। मुझे क्लोजिंग पे जाना है। और 40 का मैं कहता हूँ कि टर्नओवर होगा। बाकी अखबारात वाले क्या लिखते हैं, 40% टर्नआउट भी रहता है। अगर इफ्तिखार साहब जो कह रहे हैं तो एक सवालिया निशान है। पैनल में हमारे सामने जो राय रही, यहाँ पे फेथ की बात की गई और लोगों के यकीन की बात की गई। देखना यह है कि 8 फरवरी को अवाम निकल कर अपना फैसला क्या बताते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।